अपने एक नए लेक्चर की केमिस्ट्री के आगे जो क्लास 10th का हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है। हमने इस चैप्टर का आगे भी और लेक्चर बना चुके हैं और इसको पढ़ चुके हैं, वो भी हम एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और उसी से अपना नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी की। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी का हमारा अगला लेक्चर क्या बनेगा। हम अगली टॉपिक अपनी देखते हैं। दुनिया में हम सब छाया बढ़ते हैं यहाँ हर दिशा में के साथ। तो हमने क्या किया, इससे पहले हम पढ़ चुके। अब कह रहा है कि रासायनिक, क्या हमारा अगला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है इसको हम पहले देखते हैं। हमने चैप्टर से पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसके प्रकार क्या होते हैं। तो बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे कक्षा 9 में हमने अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। मतलब कह रहा अगर एक तत्व हमारा ऑक्सीजन है तो जो अगर रासायनिक अभिक्रिया उसके साथ होगी तो ऑक्सीजन ही रहेगा, उसके साथ कोई ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन, जो कोई अभिक्रिया होगी रासायनिक तो कार्बन नहीं बन जाएगा, ऑक्सीजन ही रहेगा। फिर कह रहा है न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है, और क्या है न ही कोई बाहर इसका जाता है परमाणु का मिश्रण, न ही कोई अंदर आता है, जो रहता है वही होता है। जैसे कि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था उसी पर ही ये आधारित है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है उसके अंदर ही कोई भी जो प्रोसेस होता है अंदर ही टूटने का और बनने का ही प्रोसेस होता है, जिससे नया पदार्थ बनता है। कोई इसमें फेरबदल नहीं होती, अंदर ही मतलब आंतरिक क्रिया द्वारा ही उसका टूटना और बनना होता है। फिर क्या है, परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि अध्याय 3 और 4 में करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। क्या था हमारा रासायनिक अभिक्रिया, क्या है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आज हम इसको देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है हमारी ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होती है रासायनिक, क्या रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक ऐसी परिभाषा बन सकती है, क्या कह रहे हैं, जब रासायनिक परिवर्तन में क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक परिवर्तन मतलब कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर कहता है जब, क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो रासायनिक तो उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। अब देखिए, जो उत्पाद का निर्माण होता है किसके, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इसे भी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो क्या होता है, उसमें एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो जो नया उत्पाद हमारा बनता है उसमें भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया से के द्वारा ही होता है। ठीक,
तो आप लोग देखते हैं, थोड़ा पानी पी लें। तो अब देखते हैं जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है इसकी अवस्था क्या होती है। अवस्था नंबर 1 और नंबर 2 क्या होता है, रंग में परिवर्तन। इसमें जो हमारी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, नंबर 1 तो रंग में परिवर्तन, जो अभी आप देखेंगे आगे कैसे क्या परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और क्या है नंबर 3 और 4, ये क्या है, तापमान में परिवर्तन, और क्या है, गैस का निष्कासन मतलब उत्सर्जन। निष्कासन का मतलब उत्सर्जन भी होता है, आपको जो बेहतर लगे बोलिए। निष्कासन होना। तो क्या है जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, हमारा टॉपिक क्या होता है कि जो उसमें परिवर्तन होता है उसी को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। तो ये जो प्रोसेस बन रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद को जो बना रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। और जो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में, उनकी कुछ अवस्थाओं में परिवर्तन, जैसे कि हमारा रंग में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में, तापमान में, और क्या गैस का निकलना होता है। और क्या हमारा इस टॉपिक में है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी दिया हुआ था। तो ये भी हम देख रहे हैं कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए कितने प्रकार की होती हैं, देख लो हम लोग। नंबर 1 2 3 4 और 5, जैसा होगा वैसे आगे हम लोग नंबर। जैसे कि नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। क्या हमारी एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन हमारी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। इस पर थोड़ा बार बार छोटा हो जा रहा है, क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या फिर ऐसे आ सकता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, सबको घबराना नहीं है, ठीक। वियोजन अभिक्रिया। और क्या आती है, विस्थापन अभिक्रिया हमारी। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विव क्या हमारा एक है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया या फिर हमारा एक आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। तो हमारे की थी, ये हमारा क्या था, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। कुछ जो हमारा अभिक्रिया पहले चैप्टर में हो रही है, तो कुछ 5 प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं ये हमें इम्पोर्टेंट जो कि हमें ये पढ़ना है। फिर हम आगे बुक में देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए हमारा आ गया संयोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है,
देखिए एक हमारे पास क्रियाकलाप दिया है कि एक बीकर में क्या करा है, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेता है। क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना लेता है, फिर कैसे में धीरे धीरे जल मिलाइए, जो कि हमें यहाँ दिया हुआ क्या क्या करना है, कर रहा है। क्या कह रहा है, इसमें धीरे धीरे जल मिला रहा है। फिर कह रहा है अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया। स्पर्श मतलब कि छूना, ठीक है। फिर क्या, इसके ताप में कोई परिवर्तन। अब देखिए एक क्या किया, एक बीकर लाया, जैसे कि क्या होता है, मग होता है, उसके अंदर पहले क्या किया, जल डाला, उसके बाद क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को डाला। फिर क्या किया, उसको जब डाला तो कुछ उसमें रासायनिक क्रिया हुई, ठीक, क्या हुई, रासायनिक क्रिया हुई। तो क्या जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसी से क्या होता है, बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। तो कैसे होता है हम देखते हैं। कह रहे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब देखिए जो हमारी संयोजन अभिक्रिया है वो क्या करती है, ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। जैसे कि हम इसका विचार करते हैं, डिफिनेशन नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया हमारी पहले देख लें, उसके बाद उसको देखें। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, कहते हैं जब क्या होता है, जब दो या क्या करते हैं, कहते हैं जब दो या दो से अधिक सॉरी जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अभी बता रहा हूँ अभिकारक क्या होता है। अभिकारक मिलकर क्या कहते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, तो क्या बना, CO2 बना, और क्या बनी, ऊष्मा बनी, ठीक। तो हमारा ये क्या है, अभिकारक है, पूरा अभिकारक, और ये क्या हमारा उत्पाद बन रहा है। क्या है, अधिकतर क्या है, उत्पाद, ठीक। अब हमारा एक नोट्स में बनेगा, नोट ए बनेगा कि जो हमारी क्या है, अधिकतर अधिकतर संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अब देखिए जो संयोजन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और उसके साथ क्या होती है, ऊष्मा भी निकलती है। उसीलिए कहते हैं जो हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी, मतलब अधिकतर जो संयोजन अभिक्रियाएं होती है उनमें क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, क्या दिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जल के साथ क्या करता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा बनाता है। अब देखिए जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट है कि
कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम उदाहरण हमारा एक उदाहरण मिल जा रहा है इसी तरह, जैसे कि दिया हुआ है उदाहरण, ये उदाहरण ये दिया हुआ है कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड जल के साथ जल के साथ जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करता है। ये हमारा एक तरह समझ लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया का पहला होता और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। 3 स्टार। अब देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या करता है? ये तेजी से अभिक्रिया करता है जल के साथ। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और क्या बनता है? उष्मा। देखिए अब यहाँ बन रही है उष्मा, वो भी एक संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए क्या करे, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था क्या किया, जब उसको जल मिल गया तो क्या किया, तेजी से अभिक्रिया करके क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब देखिए ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और ये क्या हमारा जल है। यहाँ क्या बना? बुझा हुआ चूना, जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, बुझा हुआ ठीक है। आपको समझ में आया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उष्मा क्या होती है। क्या होता है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और क्या मिला? एक उष्मा उससे निकलने लगी। ठीक, तो आगे फिर देखते हैं क्या है। अब देखिए फिर कह रहा है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण बनाते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जो कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या एकल उत्पाद का निर्माण करें। एक ही तो उत्पाद का निर्माण करें, उष्मा जो वो तो निकल जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन एक हमारे पास सिर्फ उत्पाद बनेगा। लेकिन अभिकारक क्या था? इसमें 2 था, लेकिन उत्पाद हमारा एक ही बना, जो कि एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी आप समझ सकते हैं इसे। फिर कह रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया का अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ एक तरह से डिफिनेशन भी मिल गई। ये क्या कह रहा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा जो ये दिया हुआ है, या हमारा ये जो दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, ये हमारे क्या है? उत्पाद हैं। हमारे अभिकारक हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक अभिकारक है। लेकिन इन अभिकारकों ने जब इनमें रासायनिक परिवर्तन हुए, रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो क्या एक हमारा बुझा हुआ चूना बनाया। फिर क्या बना? एक उष्मा बनी। लेकिन जो हमारा उत्पाद, जो काम की चीज एक ही बनी, लेकिन उष्मा क्या एक उष्मा बनी, वो पता नहीं कहाँ उड़ गई। फिर देखिए दूसरा हम कह रहा है कि आप जानते हैं, कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया था। अब कह रहा है जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड और H2O की अभिक्रिया कराई थी तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ था। तो कहा कि जो बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ उसका उपयोग भी कहीं होता है। तो उसका उपयोग कहाँ होता है? जो हम दीवारों की सफेदी करते हैं उसमें बुझे हुए चूने का ही उपयोग किया जाता है। फिर कह रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है। अब देखिए जो हम सफेदी करते हैं दीवार पे बुझे हुए चूने की, तो हम उसको घोल के बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो बना हुआ होता है घोल, दीवार पे चिपकने के बाद क्या करता है, वायुमंडल से, मतलब जो हमारी वायुमंडल, इससे क्या करता है, CO2 ले लेता है। CO2 लेने के बाद वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है H2O का। तो H2O निकल जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, हमारी दीवार को चमक देता है। जो सफेद चमक कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही होती है, जो CO2 के मिलने के बाद बनता है। क्या सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का
निर्माण होता है। अब जो क्या होता है, 2-3 दिन बाद ही कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, तुरंत नहीं होता, तुरंत दीवार में चमक नहीं आती है। फिर कह रहा है और इससे दीवार में पर चमक आ जाती है। रोचक बात है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी होता है। क्या है, जो हमारी दीवार पे सफेदी आती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है, जो कि क्या होता है, संगमरमर का भी वही सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, बिना बुझा हुआ चूना मार्केट लाया, H2O मिला है तो क्या बना, हमें एक बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। फिर जब हमने बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराई, क्या किया हमने, जब बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराई, तो बुझे हुए चूने के साथ क्या क्या अभिक्रिया कराई, बुझे हुए चूने के साथ क्या करा, अभिक्रिया कराया। तो क्या, और अभिक्रिया कराया उसके बाद CO2 जब उससे मिल गया बुझे हुए चूने से, क्या किया, वह कैल्शियम कार्बोनेट के वो भी सॉलिड रूप में बना, फिर H2O बनाया। देखिए क्या किया, जो हमने कैल्शियम क्या किया, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना क्या किया, H2O से अभिक्रिया कराया, तो हमें क्या बना, CaCO3, सॉरी H2 नहीं CO2 रहेगा, और क्या बना, H2O। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या, कैल्शियम, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हमारा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सबसे पहले क्या करता है, दीवारों पर सफेद चमक लाता है। क्या करता है, सफेद सफेद चमक लाता है, चमक लाता है। और क्या करता है, संगमरमर का भी सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र भी यही होता है। अब देखिए क्या है, हमने क्या किया, CO का, जब कैल्शियम ऑक्साइड का H2O से अभिक्रिया कराया तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, दीवार पे जब पोताई किया तो उसने क्या किया, वायुमंडल से CO2 को लिया, CO2 को जब वायुमंडल के साथ से अभिक्रिया हुई तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बना, तो H2O निकल गया तो बचा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये फायदा हुआ कि दीवार पे सफेदी लाने का कार्य किया। और क्या किया, रासायनिक सूत्र भी होता है किसका, संगमरमर का। बस कुछ इतना ही दिया हुआ है इसमें। फिर देखिए कह रहा, आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण पर चर्चा करें। कह रहा है कि जो संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण पर चर्चा करें, मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में होता है। पहला दिया हुआ है कि कोयले का दहन। देखिए कोयले का दहन, जो C+O2 आप लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, एक तरह के जो कोयले के दहन का भी उदाहरण, एक कहेंगे कोयले के दहन का फार्मूला उदाहरण क्या है, तो C+O2 = CO2, यही क्या है, कोयले के दहन का उदाहरण है। ठीक, फिर कह रहा है H2 तथा O2 से जल का निर्माण होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के किसका, जल का निर्माण होता है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, क्या, अब देखिए जो हमने एक छूट गया, जो कोई भी तत्व या यौगिक हो, क्या हो, तत्व या, नोट में आप लिखेंगे कोई भी क्या हो, नोट में कोई भी तत्व या फिर यौगिक, यौगिक हो, वह ऑक्सीजन के
उपस्थिति में ही जलेगा। क्या होगा? जलेगा। जलेगा उसी को या फिर आप दहन कह सकते हैं, दहन होता है। ठीक, आप इसको इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं, जो कि डबल स्टार, सॉरी बन नहीं रहा है, डबल स्टार में सकते हैं। कोई भी तत्व या यौगिक हो हमारे पर्यावरण में, अगर ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे कोई भी तत्व हो या यौगिक, तो आप उसको नहीं जला सकते हैं जब तक कि ऑक्सीजन ना हो। जैसे कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाते हैं, जो दिया था उदाहरण इससे पहले लेक्चर में, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जलाते हैं तो उसे रेगमाल से रगड़ते हैं, क्योंकि इस पर कोई परत जम जाती है जिससे वो जलता नहीं है। इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर कह रहा है, देखिए हमारा क्या है, जब दो या दो से अधिक अपकारक तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो हमारे एक डिफिनेशन यानी परिभाषा यहाँ से भी मिल गई संयोजन अपक्रिया की। अब देखिए क्या कह रहा है, एक क्रियाकलाप दे रहा है, कह रहा है क्रियाकलाप 1.4 में हमने ये भी देखा कि अधिक मात्रा में उष्मा भी उत्पन्न हुई। जब हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को जब अपक्रिया कराया तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या हुई, उष्मा भी उत्पन्न हुई। तो ये कह रहा है क्रियाकलाप 1.1 में जो 1.4 में जो हमने देखा तो क्या वो उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या हुई, उष्मा भी उत्पन्न हुई। तो कह रहा है इससे अवक्रिया निमिश्रण गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है, अवक्रिया और मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अवक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे उष्मा क्षेपी अवक्रिया कहते हैं। अब देखिए क्या था, जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा था, क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा, ठीक है। हाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड था और H2 जब अपक्रिया किए तो हमें बुझा चूना प्राप्त हुआ, उष्मा उत्पन्न हुई। अब देखिए एक तो पहले संयोजन अपक्रिया थी, ये तो एक संयोजन अपक्रिया है, उसी के साथ साथ क्या निकल रहा है, उसके साथ उष्मा भी निकल रहा है, उष्मा निकल रही है मतलब बाहर निकले, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अपक्रिया भी कहते हैं। उष्मा क्षेपी अपक्रिया मतलब उष्मा का उत्सर्जन कर रही है, उष्मा को निकाल रही है। तो वो भी यही बता रहा है कि क्या हुआ था, जब जिन अपक्रिया क्या कहा था कि हमने 1.4 में देखा कि अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई, इससे अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाती है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या क्या, उष्मा क्षेपी अपक्रिया, जो अपक्रियाओं से उष्मा निकलती है उसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब हम उष्मा क्षेपी अपक्रिया के बारे में भी थोड़ा सा जान ले रहे हैं, क्या होती है उष्मा क्षेपी अपक्रिया हमारी, क्या उष्मा क्षेपी अपक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कुछ कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या होता है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ सॉरी ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उष्मा भी निकलती है, क्या होती है, निकलती है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी अभिक्रिया कहते, ठीक।
जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें कि हमारे पास क्या था, C+O2। तो हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो क्या हुआ, ये तो हमारा उत्पाद बना। क्या बना? उत्पाद बना। तो इसी के साथ हमारे साथ ऊष्मा भी बनी, जो कि ये निकल गई, मतलब हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल के माध्यम से बाहर निकल गई। तो ये कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती हैं, ऊष्मा भी निकलती है, उसी को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया, अधिकतर जो संयोजन अभिक्रिया होती है उनमें क्या होती है, ऊष्मा का निर्माण होता है। फिर कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन। ये हमारा जो प्राकृतिक गैस है, ये CH4, जैसे इसे मेथेन भी कहते हैं, मेथेन, या फिर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक, या फिर गोबर गैस भी इसे कहा जाता है। ये स्लाइड में लिख लीजिए, क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। हमारा दूसरा जो है ये क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। ऐसा क्या, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। तो क्या होता है कि जब हम CH4 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति से भी जला रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO2 प्लस H2O, ठीक। तो जो CH4 होता है इसको कई नाम से, जैसे कि हमारे पास प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस कहते हैं इसे, प्राकृतिक गैस, या फिर इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, और इसे मेथेन भी कहते हैं, या फिर इसे CNG भी कहते हैं, जो हमारी CNG की गाड़ी से, जो कि प्राकृतिक गैस का दहन क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी दहन हो रहा है। लेकिन जो हमारा CH4 है कुछ इन नामों से, जैसे कि प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, मेथेन, या फिर CNG के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसको थोड़ा संतुलित कर लिया जाए, जो कि हमने एक लिखे। देखिए क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन, तो यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ पे क्या हो गया, दो, चार हाइड्रोजन, और यहाँ पे चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, और क्या बन रही है, एक ऊर्जा भी, सॉरी ऊष्मा भी, क्या बन रहा है, ऊष्मा बन रहा है, ठीक। संतुलित वाला हमने इससे पहले लेक्चर में बना चुके हैं, आप देख लें तो बेहतर होगा। फिर ठीक, फिर कह रहा है, सॉरी ऊर्जा है, गलती लगभग हर से होती है, क्या है कि ऊर्जा है, ऊर्जा, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है। सॉरी दूसरा, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग 100% उम्मीद है कि 90-80% है कि आएगा पेपर में। फिर हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। कह रहे कि हमें जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें क्या होती है, भोजन से प्राप्त होती है। इस जो क्वेश्चन आपका दिया है लगभग आपके अध्याय 6 में, इसका नाम जय प्रक्रम है, उसमें आप पढ़े होंगे बहुत बेहतर से। तो हम लोग कुछ ऐसे ही देख ले रहे हैं। कह रहे पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन के नाम से आप अध्याय 6 में अध्ययन किए होंगे। कह रहा है कि जो हम भोजन खाते हैं क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों टूटता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलते हैं। वही कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में टूटता है, जिससे कि और छोटे प्रोसेस हो सकती है। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि जो हमारा क्या है, श्वसन है, कह देगा कि ऐसे क्वेश्चन आपका आ सकता है, श्वसन क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया
अभिक्रिया है। लेकिन कह देगा क्यों है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, तो हम कुछ इस तरह देंगे इसका आंसर कि जो क्या करते हैं, भोजन को क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो इसका क्या होता है, इसका पाचन होता है, पाचन होता है। वो भी क्या होता है, जिस जो पाचन होता है, जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन तो होता है, तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। वो भी क्या, कार्बोहाइड्रेट, यानी हम ग्लूकोज लिख ले रहे हैं, ठीक, ग्लूकोज। एक ग्लूकोज जो होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं में, छोटी छोटी कोशिकाओं में पहुंचता है, पहुंचता है। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज हमारा है, एक ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करता है। अब क्या किया, जब हमने भोजन खाया था तो क्या हुआ, हमने उसको पचाया, तो पचाया कैसे, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े तो कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज हम कहते हैं, वो ग्लूकोज क्या हुआ, छोटी छोटी कोशिकाओं में जब पहुंचा तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला। तो ऑक्सीजन जब उसके साथ जब अभिक्रिया किया तो एक जो उत्पाद हमारा बना, क्या बना, उत्पाद बना, उसके साथ क्या बना, ऊर्जा भी बनी और उष्मा भी बनी। अब इसको हम समीकरण इसके देंगे, जैसे कि हमारे पास दिया है C6H12O, सॉरी क्या दिया है, O6। तो प्लस क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन मिल गया। तो क्या हुआ, जब अभिक्रिया ये हुई तो हमारे पास क्या बना, CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी क्या बना, H2O बना, और क्या बना, ऊर्जा हमारे पास बनी। जब क्या हुआ, हमने भोजन को खाया तो क्या हुआ, जब भोजन तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया, किसके माध्यम, पाचन के द्वारा। जब पाचन के माध्यम छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ दिया तो क्या हुआ, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज क्या हुआ, छोटी छोटी कोशिकाओं में पहुंचा, फिर उन छोटी छोटी कोशिकाओं में क्या, ऑक्सीजन पहुंचा। जब ऑक्सीजन से मिला तो क्या हुआ, कुछ जैसे CO2 और H2O और क्या, ऊर्जा के रूप में टूटा। इसको संतुलित ऐसे कुछ कर लें, आपको याद होगा, 6CO2 6H2O 6H2, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि उम्मीद बहुत ही ज़्यादा इसके आने की है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लें। अगर ना समझ में आए तो दोबारा लेक्चर को देखें, ठीक। अब आगे हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे कह रहा है कि साग सब्जियों को वनस्पति, देखिए यहाँ दिया हुआ है समीकरण, जो ऊर्जा बना है। फिर कह रहा है साग सब्जी वनस्पतियों का विघटित होकर कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब होता है कि खाद का बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए, जो साग सब्जी हरी चीज होती हैं उनकी क्या करते हैं, वनस्पति क्या होती है, विघटित मतलब टूट जाती हैं। अगर हम कहीं कचरे में फेंक देते हैं तो क्या होती है, कुछ दिन सड़ने के बाद क्या होती है, खाद के रूप में हो जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों को ऊर्जा देने के कार्य करते हैं, इसीलिए भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ा हमने आज, संयोजन अभिक्रिया, जो कि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आ सकता, उम्मीद है ये रहेगी। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं, तो इसमें क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और क्या बनती है, ऊर्जा भी बनती है। तो हमने इस अभिक्रिया को बहुत बेहतर से पढ़ चुके। अब हम अगली जो अभिक्रिया हमारी उसको हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, और बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ करके बहुत अच्छी तैयारी अपनी करेंगे, ताकि हमें बहुत बेहतर नंबर आए, क्योंकि ये हमारे लाइफ का बहुत ही पहला एग्जाम है और हमारी कामयाबी की पहली ही सीढ़ी है, इसीलिए इसको बहुत ही बेहतर से, ताकि हमारा आगे का ही मोटिवेशन बना रहे। तो आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और लाइक कमेंट करते रहें और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।